प्यारे विद्यार्थियों, अपने आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा वायु प्रदूषण की। तो ये वायु प्रदूषण के लिए मैंने एक डायग्राम सेट कर रखा है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने प्रदूषण के बारे में बताया था कि वातावरण के घटकों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जो इसके भौतिक, रासायनिक और जैविक घटकों में होता है, प्रदूषण कहलाता है। इसी तरह से वायु प्रदूषण में भी यही परिभाषा सेम रहेगी कि वायु के यानी हवा के भौतिक, रासायनिक और जैविक घटकों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण जिन कारणों से उत्पन्न होता है उसका मैंने एक फ्लो चार्ट ये बना रखा है इसमें डायग्राम के रूप में, समय की बचत और अध्यापन की सुविधा के लिए, जिसको हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें वायु प्रदूषण में जो सबसे बड़ा कारण उभर के आया है वो आया है निर्वनीकरण, यानी वनों का विनाश। वन क्या है? वन को प्राकृतिक फेफड़े कहा जाता है। ये प्रकृति को शुद्ध करते हैं, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और बदले में वातावरण को ऑक्सीजन देते हैं। इसके कारण वातावरण शुद्ध हो जाता है। लेकिन मानव अपने लोभवश और अपनी जरूरतों के लिए इन पेड़ पौधों और वनस्पतियों का विनाश कर रहा है, जिसका परिणाम वायु प्रदूषण के रूप में सामने आ रहा है। एक परिवार है, जैसे उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ती है, बहुत कई लोग हो जाते हैं, तो एक अलग परिवार का रूप ले लेते हैं और अपना घर बनाने के लिए या खेत आदि के लिए ना, या हमारी सरकार द्वारा भी हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो हाईवेज हैं, किसी जंगल से गुजर रहे हैं, या कोई ऐसी परियोजना है जिसका निर्माण जंगल से होकर होना है, तो इसमें भी वनस्पति संपदा और जैव संपदा का बहुत ही ज्यादा लॉस होता है। तो इन तमाम कारणों से क्या होता है, पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। तो इसमें जो डिफॉरेस्टेशन है ये पर्यावरण को भयंकर क्षति पहुंचाता है। अब आते हैं दूसरे कारण में, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। आज दुनिया में कोई भी ऐसा संसाधन नहीं हमारा जिसमें फॉसिल फ्यूल का उपयोग ना होता हो। हालांकि फॉसिल फ्यूल को कुछ हद तक न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी से रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब भी इसका प्रतिशत बहुत कम है। ठीक है, आज भी पूरी दुनिया में फॉसिल फ्यूल ही हमारी ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है, बिंदु है। ठीक है, तो इस तरह से फॉसिल फ्यूल का लगातार उपयोग होने के कारण फॉसिल फ्यूल का यूज होता है, हमारे ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, जेट इंजन में यूज होता है, हवाई जहाजों में होता है, जलयानों में होता है। यानी जल, थल, नभ कहीं भी कोई ऐसा क्षेत्र है नहीं है जहां इन फॉसिल फ्यूल का उपयोग ना होता हो। समझ ना? अब इन फॉसिल फ्यूल के कंबशन से यानी दहन से अनेक प्रकार के जहरीली गैसें और विषाक्त रसायन वातावरण में रिलीज होते हैं। इनमें है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया ना, लेड हो गया, बेंजीन हो गया। ये ऐसे रसायन है, ऐसे बहुत सारे रसायन होते हैं और कई गैसें होती है जो फॉसिल फ्यूल के दहन से वातावरण में रिलीज होती है। क्योंकि हमारे वातावरण के घटक नहीं होते हैं, इसलिए वातावरण में जाकर के क्या करते हैं, प्रदूषण का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पहुंच करके ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है। क्या करती है? वातावरण में इसका जो प्रतिशत है 0.03 से 0.04% है, यानी इतना प्रतिशत है वातावरण में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की इससे अधिक मात्रा पर्यावरण प्रदूषण को जन्म देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ जहां है ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दे रही है, जिसके कारण धरती का जो तापमान है वो लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आने वाला दूसरा वर्ष पहले वाले वर्ष से ज्यादा गर्म है। आज जाड़े का मौसम है, देख रहे हो, गर्मी ठंडी गायब है, गर्मी का एहसास हो रहा है ना। और इसके पीछे जब तो क्या है, यही है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जहां ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है, वहीं ये कार्बन मोनोऑक्साइड, गलती से यहां CO2 लिख दिया था, एक कार्बन मोनोऑक्साइड
एक बहुत ही विषाक्त गैस है जो इस ऑटोमोबाइल के धुएं से रिलीज होती है, और ये क्या करती है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट बॉन्ड बना लेती है। ये ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 गुना तेजी से बाइंड करती है, यानी इसकी बाइंडिंग जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन की अपेक्षा हमारे हीमोग्लोबिन के साथ 250 गुना अधिक है। इसके कारण क्या होती है, स्थायी बॉन्ड बना लेती है, और ऐसा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, जिसके कारण दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण कोशिकाएं डेड हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड वातावरण में चले जाते हैं और इसकी नमी के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन की ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल बना लेते हैं। इसी तरह से सल्फर की ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल बना लेते हैं, और बरसात के साथ यानी बारिश के साथ ये धरती पर बरसने लगते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा कहा जाता है। इस अम्ल वर्षा के भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। अगर ये अम्ल वर्षा हमारी ऐतिहासिक इमारतों पर गिरती है, ऐसी इमारतें जो संगमरमर से बनी हुई हैं, तो उनका क्षरण होने लगता है। अगर ये अम्ल वर्षा हमारे जलीय संपदा में गिरती है, तालाबों में गिरती है, तो जलीय जीव जंतुओं का विनाश हो जाता है, जलीय जीव जंतु मर जाते हैं। अगर ये अम्ल वर्षा मृदा में होती है, तो मृदा के अनेक लाभदायक सूक्ष्म जीव मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गए, फास्फेट मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया हो गए, केचुआ हो गया। इन सब का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है पूरी तरह से, यानी हमारी जो मृदा होती है अनुर्वर हो जाती है। अगर एसिड रेन व्यक्ति के ऊपर गिर रही है, तो व्यक्ति को त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती है। समझो ना, अगर कोई व्यक्ति इनमें भीग जाए इस एसिड रेन में, तो उसे अनेकों प्रकार के त्वचा रोग हो जाते हैं। और अगर हमारी फसलों पर गिरती है एसिड रेन, तो फसलों में जो पौधे, क्योंकि पौधे होते हैं, उनके फोटोसिंथेटिक अपरेटस डैमेज होने के कारण फसलें फिर तबाह हो जाती है। ठीक है, इससे हमारी फसलों, इस एसिड रेन के कारण हमारी फसलों का विनाश हो जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन अणुओं से वातावरण के कुछ उससे तत्वों से क्रिया के फलस्वरूप ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन किससे बनता है, ऑक्सीजन से बनता है। और ये ओजोन क्या है, एक द्वितीय प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, जो वातावरण को प्रदूषित करता है। ये पौधे और जीव जंतुओं सभी के लिए हानिकारक है। हालांकि ये अगर ऊंचाई पे चला जाए, स्ट्रेटोस्फीयर में चला जाए, तो वहां ओजोन लेयर के रूप में जो है धरती वासियों की रक्षा करता है। लेकिन अगर धरती पे है, यानी हमारे वातावरण में उपस्थित है, तो हमारे लिए हानिकारक है। समझे ना, इसके कारण आंखों में जलन होने लगती है, सांस लेने में समस्या आती है, सांस संबंधी रोग हो जाते हैं। इसी तरह से इस ओजोन यानी O3 और O3 की NO2 से क्रिया के फलस्वरूप पैन का निर्माण होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, तो ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सूर्य के प्रकाश में जब क्रिया होती है, तो क्या होता है, पैन का निर्माण होता है। और ये पैन क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग का रूप ले लेता है। इसके कारण, यानी प्रकाश रासायनिक धुंध कहा जाता है इसे, और इसके कारण पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और हमें भी सांस संबंधी बीमारियां हो जाती है, इससे दमा हो जाता है लोगों को। ठीक है, इस तरह से कई बीमारियां जो सांस संबंधी होती हैं लोगों को हो जाती हैं, हमारी आंखों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो और पेड़ पौधों में क्या होता है, इससे हरी नींदता आ जाती है, यानी क्लोरोसिस हो जाती है, वो अपना क्लोरोफिल खो देते हैं और उनका प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये सारे दुष्परिणाम होते हैं इसके O3 और पैन के, यानी ओजोन और पैन के दुष्परिणाम होते हैं। इसी तरह से लेड जो है और बेंजीन हमारी श्वास के रास्ते कहां पहुंच जाते हैं, हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, हमारे और क्या किसको जन्म देते हैं, लंग कैंसर को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये था यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल के बारे में। ठीक है, जिसके दुष्परिणाम होते हैं। इसी तरह से वातावरण में मरे हुए जीव जंतु और पेड़ पौधे पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, इनके छोटे छोटे पार्टिकल हवा में आ जाते हैं, और जब हमारे नाक के रास्ते अंदर एंट्री करते हैं, तो हमारे रिसेप्टर से इनको, जो हमारे स्मेल रिसेप्टर है, उससे क्या होता है, इनके दुर्गंध का एहसास होता है। और इनके साथ ही कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, खतरनाक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जो हमारे अंदर
कई तरह की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो डिकेइंग मैटर भी पर्यावरण को बहुत वर्ष तरीके से क्या है, दूषित करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, कहने का मतलब। अब इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। अनेक ऐसी औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें पर्यावरण को भयंकर क्षति पहुंचती है। जैसे रूस के चेरनोबिल में हुआ परमाणु हादसा, यानी वहां के रिएक्टर से रेडियोधर्मिता का रिसाव हुआ, जिसके कारण बहुत सारे लोग तात्कालिक तौर पर और कुछ बाद में कैंसर से मरे। ठीक है, इसी तरह का जापान के कुछ वर्ष पहले अभी जापान के फुकुशिमा में एक सुनामी आई थी। वहां का न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया और वहां रेडियो एक्टिविटी का जो लेवल था 10 लाख गुना, सामान्य से 10 लाख गुना तक बढ़ गया था, जिसके कारण वहां का जो पानी तक पीने लायक नहीं रह गया था। तो इसके कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसी तरह का एक हादसा हमारे देश में भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 की रात घटित हुआ। 3 दिसंबर वो साल था, 3 दिसंबर 1984। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड एक कारखाना था जो बंद हो चुका है। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड ये वही कंपनी है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी ये, जिसका मालिक कौन था, जेम्स वारेन हेंडरसन। ठीक है, इनके मालिक थे वारेन हेंडरसन। इन्होंने सन 1969 में भारत में इस यूनियन कार्बाइड लिमिटेड नाम से भोपाल शहर में अपना कारखाना खोला। एक कंपनी इस कहने का मतलब कीटनाशक के साथ साथ रॉकेट फ्यूल भी बनाती है। आपका जो रेडी बैटरी होती है उसको भी यही कंपनी बनाती है। ठीक है, तो 1969 में कीटनाशक उत्पादन के लिए, क्योंकि भारत उस समय हरित क्रांति के दौर से गुजर रहा था, कीटनाशकों की जरूरत थी, तो इस कंपनी ने भोपाल में अपना कार्यालय खोला और सेविन नाम से एक कीटनाशक बनाने लगी। रखरखाव संबंधी और तमाम लापरवाहियां धीरे धीरे समय के साथ इसमें उजागर हुई और समय बीतने के साथ साथ और कंपनियां इसकी प्रतिस्पर्धा में आ गई, जिसके कारण इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों की, जो ट्रेंड कर्मचारी थे उनकी कटौती की और अनट्रेंड कर्मचारियों को भर्ती किया, जिसका परिणाम था 3 दिसंबर 1984 का हादसा। इस कंपनी में जो दवा बनती थी, कीटनाशक बनता था, उसमें एक रसायन का यूज होता था जिसका नाम है एमआईसी, मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका फुल फॉर्म होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जल के साथ एक भयानक कॉम्बिनेशन बनाता है, बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन इसका बनता है, और उस रात यही हुआ था। इसके टैंक में जल चला गया था, यानी जो सफाई के पाइप थे, लापरवाही बस कुछ कर्मचारियों की लगा, उसमें धीरे धीरे करके पानी जाने लगा था और लोगों को पता नहीं, और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और साथ ही साथ कुछ मेंटेनेंस संबंधी भी लापरवाहियां थी। 3 दिसंबर 1984 की रात इस प्लांट यूनियन कार्बाइड लिमिटेड के इस प्लांट से इसी एमआईसी गैस का रिसाव हुआ। रात में 12 से 1 के बीच में समय था, जब भोपाल शहर गहरी निद्रा में था। उसी समय पानी चले जाने के कारण इसके टैंक में क्या होता है, विस्फोट होता है और एक गैस का रिसाव शुरू हो जाता है। ये गैस तेजी से भोपाल शहर में फैलती है, लोगों को सांस लेने में समस्या आती है, खांसने लगते हैं लोग, आंखों में जलन का अनुभव करते हैं और लोग भागने लगते हैं बेतहाशा। जो लोग घरों में थे वो घरों से निकल के भागते हैं और इस भागने के कारण ज्यादा से ज्यादा इस गैस को इनहेल करते हैं और मरने लगते हैं। सुबह होते होते पूरा भोपाल शहर लाशों के ढेर में तब्दील हो चुका था। सरकारी आंकड़े 3 से 5 हजार बताते हैं, केंद्र सरकार का जो आंकड़ा है, लेकिन स्वयं मध्य प्रदेश सरकार के जो आंकड़े हैं वो 15,000 लोगों की पुष्टि करते हैं। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि इसमें इससे भी अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है, और वहां के जो 2 अस्पताल थे, हमीदिया अस्पताल और जयप्रकाश नारायण अस्पताल, ये पूरी तरह से मरीजों से भर चुके थे और डॉक्टरों को भी पता नहीं था कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो इस त्रासदी के कारण जो है ना केवल इंसानों की मौतें हुई थी, बल्कि भोपाल शहर में जितने जीव जंतु, पक्षी, सब मारे गए थे। ठीक है, तो एक तरह से इसे दुनिया की सबसे भयंकर त्रासदी माना जाता है, सबसे भयंकर औद्योगिक त्रासदी माना जाता है, जिसके पीड़ित
अब तक जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं सरकार से। आज भी वहां जो लोग बच गए इस त्रासदी में, वो तो या तो हैंडीकैप्ड हो गया, कोई अंधा हो गया, किसी में जीन म्यूटेशन हो गया ना, जो बच गए वो इन समस्याओं के साथ हैं। जो लंबे समय तक बीमार रहे, उनकी जो संतानें पैदा हो रही हैं, अब भी जो आगे की पीढ़ी आ रही है, वो या तो कोई पागल पैदा हो रहा है, दिमागी रूप से मंद बुद्धि का है, या उनके हाथ किसी का नहीं, किसी का पैर अविकसित है, कोई पैरालाइज पैदा हो रहा है। तो ये समस्याएं आज भी वहां देखी जा सकती हैं, और वहां उसके जो पीड़ित हैं आज भी न्याय के लिए अदालत में है। अदालत के आदेश से कंपनी ने कुछ मुआवजा दिया, लगभग 800 करोड़ रुपए। उसने ऐलान किया कि हम मदद करेंगे लोगों की, लेकिन वो 800 की जो करोड़ रुपए की जो धनराशि है, बहुत ही अपर्याप्त है उन लोगों के लिए जो इस घटना से पीड़ित हुए। आज 30 साल हो गए, 30 साल से अधिक का समय हो गया है इसको, इस घटना को हुए, लेकिन आज भी भोपाल गैस कांड के पीड़ित न्याय के लिए तरस रहे हैं। इसके बाद आते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग वह घटना है जिसमें कुछ गैसों की उपस्थिति, जिनको ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, इनकी उपस्थिति के कारण सूरज से आने वाला रेडिएशन वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाता, जिसके कारण वो धरती को गर्म करने, यानी धरती के वातावरण को गर्म करने लगता है। इसी को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक डायग्राम हम आपको डायग्राम से सिद्ध करें। ये अर्थ है हमारी, और ये क्या है? सन है। सामान्य स्थिति में क्या होता है? जो सोलर विकिरण आता है वो धरती पे आता है और दिन के समय धरती और वातावरण को गर्म करता है, और रात के समय फिर से अंतरिक्ष में चला जाता है। ये सामान्य स्थिति होती है। लेकिन अगर वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में है, या कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो CO2 है, इसमें CH4 बहुत सारी गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, SF6 है, वाटर वेपर है, जलवाष्प, ठीक है। ये सब क्या है? मिल करके खतरनाक कॉकटेल बनाते हैं। इसमें CO2 का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये गैस उपस्थित है, इसके कारण जो वातावरण से जो सोलर रेडिएशन आता है, इन गैसों की उपस्थिति के कारण इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि आता है शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में, और लेकिन जाते समय क्या हो जाता है? इसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है, लॉन्ग वेवलेंथ। ये वापस किस रूप में जाता है? लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में जाता है, और आता किस रूप में है? शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में, ठीक है। तो इस सोलर रेडिएशन क्या होता है? अगर ये गैसों की उपस्थिति है, जिनको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, तो वापस सीधी से रिफ्लेक्ट हो जाता है और वातावरण में आकर के वातावरण को गर्म करने लगता है, समझ ना। जिसके कारण वातावरण जो हमारा गर्म होने लगता है, तो इसके कारण जो हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर है पिघलने लगते हैं, और ये यही हो रहा है इस समय। कई ग्लेशियर, जिसमें गंगोत्री ग्लेशियर लगभग 40% पिघल चुका है, ठीक है। ऐसे दुनिया के कई जो बर्फ के भंडार हैं, बर्फ के रूप में पीने योग्य जल अपने अंदर संचित की हुई है, वे तेजी से पिघल रहे हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पे जो बर्फ का एक भंडार है, वहां से भी पिछले साल ही एक बहुत बड़ा आइसबर्ग टूट करके समंदर में आया है। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, आइसबर्ग टूट के समंदर में आते हैं, तो इससे समुद्री जल का स्तर बढ़ेगा, और समुद्री जल के स्तर बढ़ने के कारण समुद्र के आसपास बसे हुए देश और नगर क्या हो जाएंगे? तबाह हो जाएंगे, बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे, ठीक है। इसके कारण, इस वातावरण की गर्मी बढ़ने के कारण अनेक जीव जातियां जिनमें लिंग निर्धारण में वातावरण की बड़ी भूमिका होती है, वातावरण की गर्मी या सर्दी क्या करती है? हैचिंग में मेल निकलेगा या फीमेल निकलेगा, उससे ये निर्धारित करती है, उनका विलोपन शुरू हो गया है। विशेष करके जो रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल में देखा गया कि वातावरण ठंडा रहता है तो हैचिंग के बाद मादाएं उससे निकलती हैं, और यदि वातावरण गर्म है तो नर निकलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें केवल नर पैदा हो रहे हैं, मादाएं नहीं पैदा हो रही, जिसके कारण उनकी आगे वाली पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी ना। इसी तरह से क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। अभी देखिए, जाड़े का मौसम है, ठंडी गायब है ना। ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जंगलों में आग लग रही है, पेड़ रगड़ते रहते हैं, भयंकर गर्मी, वातावरण पहले से गर्म है, जिसके कारण क्या होता है? जरा सी पेड़ आग घिसे और इसमें आग लग जा रही है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम हर रूप में सामने आ रहा है।
कोरल समुद्रों में जो कोरल रीफ है अपने अंदर जैव विविधता का भंडार सजोए हुए हैं, उनमें हजारों जीव जातियां निवास करती हैं। इन कोरल रीफ के विनाश के कारण, आज इनका विनाश शुरू हो गया है, इनके कारण हजारों जीव जातियों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा कई बीमारियों के जो रोगाणु हैं गर्म वातावरण में बहुत तेजी से फैलते हैं। भी कोरोना का प्रसार आपने देखा था। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियों के उत्पन्न होने का भी खतरा बढ़ रहा है ना। तो ये सब है दुष्परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के। अब आते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन पे भी थोड़ा चर्चा कर लें। ओजोन लेयर क्या है? हमारा जो वायुमंडल है, अगर धरती से ऊपर चले तो इसमें सबसे पहला लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या है? ट्रोपोस्फियर है, जहां मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बादलों का बरसना, बिजली का कड़कना। ठीक है, ये कहां होती है? ट्रोपोस्फियर, इसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। इसी के ऊपर जाने पर अगला जो मंडल है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ये 32 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे पड़ता है। मान लीजिए 32 किलोमीटर ऊंचाई पे है, और यही एक पतली परत के रूप में ओजोन पाई जाती है। वही ओजोन जो धरती पर तो प्रदूषण है, लेकिन अगर ऊपर चली जाती है, यानी प्रदूषक एक तरह से है, प्रदूषण का काम करती है, लेकिन अगर वही स्ट्रेटोस्फियर में पहुंच जाए तो क्या करती है? सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज को धरती पर आने से रोकती है, जिसके कारण धरतीवासी सुरक्षित है। अगर ये अल्ट्रावायलेट बेरोक-टोक आती तो शायद यहां जीवन संभव नहीं था। लेकिन आज मानवीय गतिविधियों के कारण वातावरण में मुक्त होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका उपयोग हम अपने रेफ्रिजरेटर, एसी, पेंट, वार्निश, फोम, स्प्रे आदि में करते हैं, इनके कारण, या जेट इंजन है वो भी बड़ी मात्रा में निकालता है, इनके कारण जो स्ट्रेटोस्फियर की ओजोन लेयर है डैमेज हो रही है। इसमें जगह जगह छिद्र हो गए हैं और इसके कारण अल्ट्रावायलेट का रिसाव हो रहा है इनसे। ठीक है, जिसके कारण जिस वजह से धरतीवासियों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। समझे ना? ये वैज्ञानिक इसको भरने की बात करते हैं। आज जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं 3 चीजों को लेकर के होते हैं ज्यादातर, उसमें ओजोन लेयर डिप्लेशन है और जैव विविधता है और पर्यावरणीय प्रदूषण है। ठीक है, इसको लेकर के, और जो कि ये भी उसी का भाग है, पर्यावरणीय ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के सम्मेलन होते हैं। तो इस स्ट्रेटोस्फियर में इसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है। इसी के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 1988 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, जिसमें विकसित देशों के लिए बात कही गई कि वे सन 2000 तक अपने सीएफसी पर रोक लगाएंगे और इसके किसी सुरक्षित टेक्नोलॉजी से इसको रिप्लेस करेंगे। तो विकसित देशों ने इस पर 2000 तक रोक लगा दिया, और अब इसका स्थान कौन ले रहा है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। कौन ले रहा है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से इसको रिप्लेस किया जा रहा है, और इसमें अब विकासशील देशों को भी शामिल कर दिया गया है। इस जो ओजोन है, इसके विनाश में क्लोरीन परमाणु की बड़ी भूमिका होती है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होते हैं। एक क्लोरीन का परमाणु लगभग 1 लाख ओजोन अणुओं को क्या करता है? नष्ट कर सकता है। ऐसे करता है क्रिया। क्लोरीन का परमाणु ओजोन से क्रिया करके पहले ClO बनाता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है ना, बनती है। और जो ClO है, इसकी नवजात ऑक्सीजन यानी नाइसेंट ऑक्सीजन से क्रिया होती है, और क्या बन जाता है? क्लोरीन फिर से मुक्त हो जाता है और O2 बन जाती है। इस तरह से जो मुक्त हुआ क्लोरीन है फिर से ओजोन से क्रिया करता है और बार बार यही रिएक्शन को दोहराता है, और इस तरह से व्यापक पैमाने पर ओजोन की क्या होती है? क्षति हो जाती है। अब आते हैं न्यूक्लियर फॉलआउट, नाभिकीय विस्फोट के दौरान क्या होता है? अनेक ऐसे पदार्थ ट्रेस एलिमेंट के रूप में धरती पर आते हैं। उनमें क्या होता है? स्ट्रांसियम 90 भी होता है, जो धरती पर आता है। पेड़ पौधे उसे अपनी जड़ों से अवशोषित करके अपने पत्तियों, फलों, तनों आदि में सुरक्षित रख लेते हैं, संचित कर लेते हैं। अब जीवधारी जब इनको खाते हैं तो इनसे उनमें बोन कैंसर होता है। जैसे गाय ने खा लिया, और गाय को तो होगा ही, लेकिन गाय का जो दूध पी रहे हैं उस दूध में भी ये रसायन क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व चला जाता है, जिसका नाम है ESR90 यानी स्ट्रांसियम 90। और मनुष्यों में भी ये पहुंच करके क्या करता है? बोन कैंसर को यानी हड्डी के कैंसर को जन्म देता है। इसके अलावा इस समय पूरी दुनिया में फसलों को कीटों से बचाने के लिए व्यापक पैमाने पर कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। ये कीटनाशक क्या करते हैं?
फसलों को तो कीटों से बचा लेते हैं, लेकिन इनके कारण हमारे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो रहा है। अनेक ऐसे रसायन हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं और प्रतिबंधित भी है। हमारे किसान क्या करते हैं, कम पढ़े लिखे होने के कारण उनको बाजारों से सस्ते दामों पे मिलता है, खरीद लाते हैं और अपनी फसलों में छिड़काव कर देते हैं, जिसके कारण फसलें तो कीटों से बच जाती है, उन्हें उनकी पैदावार का उचित मुनाफा भी मिल जाता है, लेकिन इसके कारण उन सब्जियों और फलों को खरीदने वाले लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कीटनाशक उन पत्तियों से चिपक जाते हैं, फलों से भी चिपक जाते हैं, और यदि मृदा में गए, नीचे मृदा में पड़ते हैं, तो पौधे उसे अपनी जड़ों से अवशोषित करके अपने फलों, पत्तियों आदि में संचित कर लेते हैं। तो जब इंसान इन रसायन से युक्त सब्जियों और फलों को खाता है तो उसे विभिन्न प्रकार के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आज दुनिया में जो कैंसर का प्रसार हो रहा है तेजी से, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि फसलों में यूज होने वाले इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है, ठीक है, जो कि इंसानों में पहुंच करके बायोजिस क्रिया क्या कहलाती है, यानी पेस्टिसाइड की मात्रा ट्रॉफिक लेवल बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, जिसको अभी हम जल प्रदूषण वाले चैप्टर में बताएंगे विस्तार से, और जिसे क्या कहा जाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। यानी पेस्टिसाइड जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है, इसकी मात्रा पहले से ज्यादा होती जाती है। इसीलिए इंसान चूंकि ट्रॉफिक लेवल में काफी ऊपर है तो ज्यादा मात्रा में रसायन को ग्रहण करता है, ठीक है। तो इस तरह से इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड मनुष्यों में कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन रहे हैं। तो ये था मेरा वायु प्रदूषण को लेकर के लेक्चर। मेरा लेक्चर यही समाप्त होता है। मेरा अगला लेक्चर होगा जल प्रदूषण पर। तब तक के लिए धन्यवाद।